इस पॉलिटी क्लास में हम लोगों ने भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम लोग भाग 5 आज से शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं संविधान जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में यदि बांटा जाए तो उसमें केंद्र और राज्य, कार्यपालिका 2 पार्ट में आएगा, विधायिका भी केंद्र राज्य और न्यायपालिका भी केंद्र राज्य। ठीक है, तो केंद्र में क्या कहा जाता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम लोग, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्य में हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। विधायिका में हम लोग पढ़ेंगे केंद्र में संसद, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में पढ़ेंगे विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। न्यायपालिका में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इतने सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा केंद्र में राष्ट्रपति, उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 52 में है। तो 52 में क्या लिखा हुआ है, संविधान राष्ट्रपति का पद के बारे में उल्लेख है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। शब्दों की दृष्टि से ये सबसे छोटा अनुच्छेद है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं 53 में क्या है, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट, अधीनस्थ कार्यकारियों की सहायता से वह इन शक्तियों का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उसके सहायता करने के लिए भी बहुत सारे अधिकारी होंगे, उसकी सहायता से वो इन शक्तियों का उपयोग कर पाएगा। राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। यदि ऐसा पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल से हम लोग को यह पता चलता है कि राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो आप लोग का आंसर होगा अनुच्छेद 53। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 54 की ओर। ठीक है, चलिए 54 अभी बाद में थोड़ा पढ़ते हैं, अभी 55 पढ़ लेते हैं। 55 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि के बारे में उल्लेख है 55। ठीक है, आर्टिकल 55 निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि में क्या होगा, किस तरह से उसका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो इनका जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, और गुप्त मतदान द्वारा भी होता है, ये भी याद रखना आपको, एकल संक्रमणीय अनुपातिक व गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है अनुपातिक पद्धति। क्या होता है, अनुपातिक पद्धति होता है इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देनी होती है। ठीक है, वरीयता क्रम में वोट देना होता है अनुपातिक पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट है एकल संक्रमणीय। क्या होता है, एकल संक्रमणीय या फिर उसको हस्तांतरणीय भी बोला जाता है। इसके द्वारा सबसे कम पाए गए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए जाने वाले उम्मीदवार में वोट में जोड़ दिया था। ठीक है, मतलब जो सबसे कम वोट पाएगा उसका वोट उसको हटा के और उसका वोट जो है सबसे अधिक वाला जो है उसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता हूँ। इस चुनाव में जो है प्रत्येक मत का जो मूल्य है वो निर्धारित होता है, मतलब वोट वैल्यू निर्धारित होता है। अब कैसे हम लोग को पता चलेगा कितना वोट वैल्यू है, तो देखिए अब एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा, तो एक एमएलए का जो मत मूल्य होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक एमएलए का जो मत मूल्य होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उस राज्य की जनसंख्या की जरूरत पड़ती है और राज्य का विधानसभा सदस्य की संख्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उससे भाग देना और इंटू 1/1000 करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ जो जनसंख्या है उस राज्य की जनसंख्या है वो कितना लेना है हमें वो नहीं पता है, इसलिए उसका जो आधार वर्ष है उसको फिक्स कर दिया गया, मतलब 1971 में जितना होगा उसी को लिया जाता है हर बार। ठीक है, तो ये 1971 कब तक लिया जाएगा, वो है 2026 तक ये लिया जाएगा। और ये जो 2026 तक लिया जाएगा जनसंख्या का आधार वर्ष बना रहेगा, उसको कब जोड़ा गया था, वो 86वां संशोधन 2000 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये आर्टिकल 55 के अंतर्गत आता है। इसको भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो जनसंख्या गणना का आधार वर्ष जो है वो 1971 किस अंडर कौन सा आर्टिकल के अंडर आता है, तो 55 आता है। ठीक है, 55 के अंडर में आता है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखना है, सभी राज्यों का मत मूल्य अलग अलग होता है। जैसे यूपी में कितना अभी 208 है। ठीक, झारखंड में 176 है, सब अलग अलग हो रहा है। तो सबसे लोएस्ट इसमें आपको याद रखना जो मेन वो है सिक्किम, सबसे लोएस्ट होता है, और यूपी सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, अब इसमें 4 राज्य ऐसे भी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है 4 राज्य ऐसे जिनके वोट वैल्यू जो है 10 से कम है। उसमें 10 से कम में कौन कौन आता है, तो सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आता है और नागालैंड आता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कितना होता है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनके एक मत मूल्य का वैल्यू कितना होगा, तो उसको एमपी बोलते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक एमपी का जो मूल्य होगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सभी राज्य में जिसके पास विधानसभा के सदस्य हैं, तो विधानसभा सदस्य तो दिल्ली और पुडुचेरी में भी, तो वो दोनों भी इसमें आ जाएंगे सभी राज्यों में, मतलब 28 और ये 2 30, टोटल कुल 30 हो जाएगा। ठीक है, मत मूल्य का योग बटे कुल निर्वाचित सदस्य सांसद संख्या। ठीक है, कुल निर्वाचित जितना सांसद का संख्या होगा वो, तो इसका जो वैल्यू होता है ना हमेशा ऑलवेज फिक्स होता है। ये ऑलवेज फिक्स होता है, सभी राज्यों के लिए फिक्स होता है, मतलब 708 ही होगा, 708 ये फिक्स है, ये कैलकुलेशन करके निकाला गया, ये फिक्स है, इतना ही आता है। ठीक है, एक एमपी का मत मूल्य 708 होता है, लेकिन एक एमएलए का मत मूल्य पूछेगा तो वो अलग होता है सब राज्य में। यूपी में 208 सबसे लोएस्ट, सिक्किम में 7। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता हूँ, जमानत क्या होता है। ठीक है,
यदि कोई उम्मीदवार निश्चित कोटा का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, जमानत मतलब एक पैसा रखा जाता है। ठीक है, जमानत मतलब होता है कि आप मतलब एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का कुछ रखा जाता है पैसा। कहाँ पे रखा जाता है? आरबीआई के पास। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने हेतु जमानत राशि आपको 15,000 रुपये जमा करनी पड़ती है, 15,000 रुपया। ठीक है, और वो राशि किसके पास रखनी होती है? तो आरबीआई के पास। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। अब देखिए जमानत राशि कब जब्त हो जाएगी? तो जब वो निश्चित कोटा का 1/6 भाग यानी कि 1/6 मत यदि प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, और निश्चित कोटा हम लोग कैसे निकालेंगे? तो निश्चित कोटा के लिए समझिए कैसे होता है। निश्चित कोटा निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो वैलिड वोट है उसको 2 से भाग देना पड़ेगा। अब 2 से क्यों भाग देते हैं? देखिए राष्ट्रपति मुख्यतः जो है 2 ही व्यक्ति के बीच में चुनाव होता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो वो 2 है इसलिए यहाँ नीचे 2 से डिवाइड किया जाता है। तो वैलिड वोट बटे 2 + 1। ठीक है, ये है आपका निश्चित कोटा निकालने का विधि। ठीक है, वैलिड वोट बटे 2 + 1। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 54 अभी छोड़ दिया था। 54 हम लोग 55 पढ़ लिया, उसमें निर्वाचन विधि था। अब इसमें निर्वाचन मंडल है, मतलब कौन कौन शामिल होंगे इसमें निर्वाचन मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो निर्वाचन मंडल में इसमें आता है सबसे पहला चीज़ सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, सांसद जो होगा, संसद जो लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होगा। ठीक, निर्वाचित होगा, मनोनीत नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधानसभा के हैं कि इसमें विधान परिषद नहीं, क्योंकि विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसको यदि शॉर्ट में याद रखना चाहे तो डायरेक्ट देखिए संसद लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसमें मनोनीत हटा के। ठीक है, और सभी राज्यों में 2 आपका दिल्ली और पुडुचेरी भी हो जाएगा। ठीक है, जिस राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आते हैं संसद में। देखिए अभी मैंने यही बताया, लोकसभा में जो 543 से 2 अभी हटा दिया गया। ठीक है, 545 में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 2 हटा दिया गया, जो एंग्लो इंडियन का था उसको एक संशोधन के जरिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा में कितना 245 में मात्र 233 भाग लिया, क्योंकि 12 मनोनीत होता है। ठीक, अब विधानमंडल विधान परिषद नहीं हो, क्योंकि ये सभी राज्यों में नहीं है। और विधान परिषद बनी कि 28 और 2 30, टोटल 30 राज्यों में विधानसभा है, तो विधानसभा वाला सभी को भाग लेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं जो नेक्स्ट है 17वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके जरिए दिल्ली और पुडुचेरी में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल शामिल किया गया। ठीक है, 17वां में। और ये लोग जो है गठन जो हुआ था इसमें विधानसभा का कब हुआ था? 69 में। ये भी याद रखना आपको। 69 में दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का गठन हुआ था, और 70 जो संशोधन हुआ उसमें क्या किया, निर्वाचन मंडल में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो इन दोनों ने भाग लिया था राष्ट्रपति चुनाव में वो था 1997। ठीक है, 1997। क्लियर हो गया? यानी कि 5 साल बाद शामिल हुआ 1992 में, और 5 साल बाद 1997 में ये लोग पहली बार शामिल हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा अब तक। ठीक है, कितनी महिलाओं ने? तो टोटल 7 है। कौन कौन है? तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी, ठीक है, दूसरी महिला कौन थी, तीसरी महिला कौन थी, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला महिला जो थी वो थी कृष्णा कुमार चटर्जी। ये 1952 में लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई। उसके बाद आता है मनोहर होलकर, फूलचरण कौर, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमार और द्रौपदी मुर्मू। ये टोटल 7 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीता कौन कौन है? ओनली 2। कौन कौन? प्रतिभा पाटिल 2007 में और द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 2022 में। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट है सर्वाधिक राष्ट्रपति चुनाव जो है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति चुनाव कौन कौन लड़ा है? तो चौधरी हरिराम जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति चुनाव लड़े, लेकिन जीते एक बार भी नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट है एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले थे, लड़े थे, तो के सुब्बाराव। ठीक है, उच्च न्यायालय के 2 जज जो चुनाव लड़े थे कौन कौन थे? एक तो HR खन्ना थे और एक VR कृष्णा अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता हूँ काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़। ये वार्ड पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव लड़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको धरती पकड़ बोला जाता है। एकमात्र निर्वाचन आयुक्त जो राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे वो थे TN सेशन थे, एकमात्र चुनाव आयुक्त जो राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो इंडियन जिसने राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया था, कौन था? डेरेक ओब्रायन थे। कहाँ से? तो ये हो जाएगा आपका मनोनीत सदस्य वेस्ट बंगाल से 2012 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 1952 का जो राष्ट्रीय चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था? संविधान सभा के सदस्य KT शाह ने यह चुनाव लड़ा था। ठीक है, 1952 वाला जो राजेंद्र प्रसाद वाला था। ठीक है, उसमें नेक्स्ट देखिए 1952 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसमें संविधान KT शाह ने भी चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 राष्ट्रपति जो है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, कौन कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ये दोनों जो थे वो उनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
1977 में राष्ट्रपति चुनाव, 1977 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें कुल 37 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, ठीक है। बट नीलम संजीत रेड्डी के फॉर्म को छोड़कर अन्य सभी के जो सभी थे उनके 3600 के फॉर्म रद्द हो गए, और रद्द हो गए तो इस प्रकार वे निर्विरोध राष्ट्रपति बने, ठीक है। ये भी याद रखना आपको, निर्विरोध राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हुआ था, खड़ा हुआ था, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितने भी थे सबका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो वो निर्विरोध बन गया, ठीक है। रिजेक्ट होने का कारण क्या था तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। आवेदन पत्र था, प्रस्तावक सूची था, अनुमोदक सूची था, जमानत राशि था, मतदाता सूची में नाम का उल्लेख। इस समय कुछ गड़बड़ी होगा इसलिए उन लोग का जो फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं सकते। आर्टिकल 71 में क्या है, आर्टिकल 71 में बोला गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई स्थान रिक्त होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव समय पर ही होंगे, ठीक है। निर्वाचन मंडल में ऐसा नहीं कि जैसे लास्ट उनको सदस्य नहीं है तो रिक्त भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो राष्ट्रपति का चुनाव है समय पर ही होगा। इसका जो जिक्र है वो 71 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन विधि क्या क्या है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 55 निर्वाचन विधि के बारे में, ठीक है। क्या क्या था आर्टिकल 5 में, इसका उल्लेख है एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से होगा, 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुवादक चाहिए, और जमानत राशि 15,000, ठीक है। जमानत राशि कितना है 15,000। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में देखा कि प्रस्तावक और अनुमोदकों की जो संख्या 50-50 करके है, तो वे दोनों कहाँ के सदस्य होंगे, तो वे जो है ना निर्वाचित मंडल के ही सदस्य हो सकते हैं, क्लियर है। निर्वाचित मंडल के ही सदस्य होंगे, क्लियर। नेक्स्ट है प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकता है और वाइस वर्सा, मतलब प्रस्तावक जो है अनुमोदक नहीं हो सकता और अनुमोदक जो है प्रस्तावक नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों सेम नहीं हो सकता, या तो प्रस्तावक प्रस्तावक ही होगा और अनुमोदक अनुमोदक ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। 1952 से 1974 तक एक प्रस्तावक एक अनुमोदक का ये था व्यवस्था था। फिर 1974 से 97 तक 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक हुए, मतलब अभी तक इसमें 3 बार परिवर्तन हुआ, ठीक है। और 1997 से अभी तक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या है। पहले कितना था 1-1, दूसरा बार उसके बाद कितना हो गया 10-10, फिर अब है कितना 50-50, ठीक है। नेक्स्ट आता हूँ जमानत राशि। जमानत राशि का जो जिक्र था 1952 में नहीं था, ठीक है, लेकिन 1974 से फिर मतलब 1952 से 74 तक नहीं था, फिर 1974 से इसको क्या कर दिया गया 2500 रुपये की जमानत राशि। लेकिन अब 1977 से क्या किया 15,000 जमानत राशि, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एक उम्मीदवार 4 बार फॉर्म भर सकता है, लेकिन जमानत राशि केवल एक ही बार भरनी होती है, ठीक है। जमानत राशि सिर्फ एक ही बार भरना है और आप फॉर्म मैक्सिमम 4 बार भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है, तो वो चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का जिक्र किसमें आर्टिकल 324 में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं चुनाव आयोग क्या क्या करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है यानी कि अधिसूचना जारी करता है, और आवेदन भरने की तिथि देता है, वापस करने की तिथि, चुनाव करवाने की तिथि और चुनाव परिणाम करने की तिथि, ये सारा चीज़ का जो जिम्मेदारी है वो है चुनाव आयोग के पास, ठीक। नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से यानी कि अल्टरनेटिव तरीके से पीठासीन के रूप में कार्य करते हैं, पीठासीन के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। चुनाव में क्या होगा, चुनावी प्रक्रिया कौन कराएगा, चुनाव आयोग। चुनाव संपन्न कौन कराएगा, तो संसद के जो लोकसभा राज्यसभा के महासचिव जो होंगे अल्टरनेटिव तरीके से, ठीक है। चुनाव में जो विवाद होगा उसको कौन सुनेगा, तो वो सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चुनाव में जो विवाद होगा, चुनावी संबंधी विवाद, वो सुनेगा आपका सुप्रीम कोर्ट। वो कौन सा आर्टिकल में 71 आर्टिकल में, ये भी याद रखना आपको, 71 आर्टिकल में चुनावी विवाद के बारे में जिक्र है। नहीं सकते चुनावी संबंधी शिकायत या तो राष्ट्रपति या फिर निर्वाचित मंडल के मिनिमम 20 सदस्य कर सकते हैं, ठीक है। या तो राष्ट्रपति करेगा या तो निर्वाचन मंडल के 20 सदस्य मिनिमम कर सकते हैं। शिकायत करने की अवधि कितना है, तो शिकायत करने की अवधि जो है चुनाव परिणाम के 30 माह के भीतर है। अब शिकायत क्यों करनी, जैसे अब किसी को लग रहा है कि नहीं मेरा थोड़ा इसमें गड़बड़ हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं बनना चाहिए था राष्ट्रपति, या फिर उसके बारे में कुछ ऐसा बात होगा जो नहीं पता हो किसी को, तो उसको यदि बताना होगा, ठीक है। तो उसके उस संबंध में आप लोग शिकायत कर सकते हैं, ठीक। तो कौन कौन शिकायत कर सकता है, तो राष्ट्रपति या फिर निर्वाचन मंडल के मिनिमम 20 सदस्य कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति का मतलब है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया या फिर जो उसके चुनाव में जो शामिल था। नेक्स्ट है चुनाव संदर्भ में शिकायत सुप्रीम कोर्ट मिनिमम 5 सदस्य की संविधान पीठ का गठन करता है, ठीक है। संविधान पीठ का गठन करता है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ पावर जो है, पावर क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास, शिकायत खारिज कर सकता है, ठीक है। दूसरा राष्ट्रपति चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है, अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकता है, ठीक है। ये 3 पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट देखता है नेक्स्ट आज तक किसी राष्ट्रपति का चुनाव शून्य नहीं हुआ है, ठीक है। आज तक किसी राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित नहीं हुआ। यदि शिकायत याचिका के दौरान राष्ट्रपति चुनाव रद्द भी हो जाए तो उसके दौरान किए गए कार्य वैध होंगे, मतलब राष्ट्रपति से आज शिकायत किया तो आज से यदि 1 महीना बाद उसका निर्णय है कि हाँ इसका वैध किया, मतलब शून्य किया था, मतलब इसको राष्ट्रपति से हटाया दिया था, तो 1 महीना के अंदर जितना भी सारा कार्य हुआ ना राष्ट्रपति द्वारा वो सभी वैध होंगे। ऐसा नहीं कि उसको निरस्त भी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। नहीं देखते हैं नोटा, ये विकल्प केवल प्रत्यक्ष चुनाव में, अप्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है तो उसमें हम लोग उनके पास नोटा का विकल्प नहीं होता है, ठीक है। और जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव होगा उसमें नोटा का विकल्प होता है। नेक्स्ट देखते हैं
उनसत्तर में क्या हुआ था, पहली बार द्वितीय चरण की गणना हुई थी, ठीक है, द्वितीय चरण की गणना हुई थी, इसमें बीबी गिरी निर्वाचित हुए थे, ठीक है। ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति का जो दूसरे चरण की मतदान पहली बार कब हुई थी, पहली बार हुआ था आपका बीबी गिरी, उसमें निर्वाचित हुए थे, ठीक है। प्रथम चरण में मत बराबर हो गया था, इसलिए द्वितीय चरण में जाना पड़ा था। अब गुप्त मतदान क्या है, कोई भी वोटर अपना मत किसी को दिखा नहीं सकता, और दिखा दिया तो उसका मत खारिज हो जाएगा, ठीक है। अपवाद राज्यसभा के चुनाव में आपको मत दिखाना पड़ता है, बाकी समय गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट, जब राज्यसभा पढ़ेंगे फिर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। योग्यता हम लोग क्या होता है, ये चीज़ याद रखिए, योग्यता और शर्तें में बहुत कोई कन्फ्यूजन करता है। तो योग्यता होता है उम्मीदवार हेतु, मतलब जो अभी वो पद के लिए जा रहा है, ठीक है, वो हो गया योग्यता। और शर्तें होता है पद लेने के बाद, जैसे कोई राष्ट्रपति बन गया या फिर उपराष्ट्रपति बन गया, तो उसके बाद जो है उसके पास जो शर्तें होंगे वो चीज़ उसको शर्त बोलते हैं, ठीक है। और योग्यता कब लागू होता है, उम्मीदवार उसके लिए खड़ा होता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में बोला गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। इस्तीफा किसको देगा, इसको भी आर्टिकल 56 में रखा गया। इस्तीफा देगा आपको उपराष्ट्रपति को। उत्तराधिकार का पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, मतलब राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट राष्ट्रपति जब तक वो नहीं आएंगे तब तक उसका पद पर वो बने रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब देखिए ये चीज़ आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। इसमें कार्यकाल का जिक्र 56 में, इस्तीफा का भी जिक्र 56 में, और महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो आपका 56 में ही हुआ है, ठीक है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख 61 में है। लेकिन यहाँ जो है राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, वो महाभियोग शब्द का जो उल्लेख है पहली बार वो 56 में हुआ, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति इस्तीफा की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। जो भी इस्तीफा इसको देगा तो इसका जो सूचना है लोकसभा अध्यक्ष को देगा ये। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष पहले ही रिक्त हो जाता है, तो नया राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि राष्ट्रपति 2 साल हुआ उसके बाद उसका पद रिक्त हो गया, कि या फिर उसका किसी कारणवश मृत्यु हो गई, तो फिर जो 3 साल का कार्यकाल बचा है वो 3 साल के लिए नहीं आएगा राष्ट्रपति, न्यू जो राष्ट्रपति आएगा वो भी 5 साल के लिए ही आएगा। हर कोई राष्ट्रपति 5 साल के लिए ही आता है, ठीक है, चाहे कार्यकाल पूरा हो ना हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 57 ने क्या बोला है, तो एक ही राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, एक ही राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकता है, ये भी याद रखना आपको, एक राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 58। अब इसमें यदि पूछा जाएगा कि कौन सा राष्ट्रपति से दोबारा निर्वाचित हुए हैं, तो एक ही बार हुआ ऐसा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद दोबारा निर्वाचित हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या बोल रहा है, आर्टिकल 58 में बोला है योग्यता के बारे में, योग्यता के बारे में 58 में जिक्र है। योग्यता में क्या बोल रहा है, तो आहर्ताएँ इसको भी बोलते हैं, इसको योग्यता भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ बोलिए, दोनों चलेगा, ठीक है। भारत के नागरिक को, पहला बात योग्यता भी मैंने बताया, उम्मीदवार खड़ा जो होता है उम्मीदवार हेतु योग्यता होता है, तो भारत का नागरिक को पहला हो गया। दूसरा है न्यूनतम आयु जो 35 ईयर हो। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो और लाभ के पद पर ना हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं लाभ के पद क्या क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य के मंत्री लाभ के पद शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी मंत्री जो गया संघ में हो या फिर राज्य में हो तो उसका पद लाभ में नहीं, बाकी सारा चीज़ लाभ में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जया बच्चन वर्सेस भारत संघ, इस मामले का संबंध भी लाभ के पद से ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में क्या शर्तों के बारे में लेके हमारे, ठीक है, शर्तों के बारे में। शर्त क्या क्या है, तो पहला जो शर्त है अभी हम लोग पढ़े, शर्त कब होता है, जब कोई पद पर वो नियुक्त हो जाता है उसके बाद शर्तें लागू होती है, ठीक है। अब शर्त में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए शर्त में है राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचित, राष्ट्रपति का जो पद होगा, देखिए राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचित व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वो सदस्य है तो जो राष्ट्रपति का पद है वो ग्रहण करते ही उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पद पर रहते हुए अन्य कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकता, ठीक। नेक्स्ट राष्ट्रपति के वेतन भत्ते तथा विशेषाधिकार का निर्धारण करेगा संसद, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रपति को रहने हेतु बिना किराए का आवास भी प्राप्त होगा, ये भी इसका भी जिक्र कितना में 59 में, ठीक है। नेक्स्ट इनकी परिलिप्तियाँ व भत्तों को के पद पर रहते हुए नेगेटिव नहीं किया, नेगेटिव परिवर्तन नहीं किया, मतलब उसको घटाया नहीं जा सकता, भले ही बढ़ा दी जाए, ठीक है, लेकिन घटाया कभी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 60 में क्या शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाले सिर्फ वो प्रतिज्ञा ले सकते हैं, ठीक है, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो शपथ लेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शपथ दिलवाता कौन है, तो शपथ इनको जो राष्ट्रपति को दिलवाता वो है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है संविधान एवं विधि के संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या लेते हैं शपथ,
संविधान एवं विधि के, ठीक है, संविधान या कानून के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, संरक्षण और डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षण की शपथ या प्रतिज्ञा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें राष्ट्रपति की जनता की सेवा एवं कल्याण का भी उल्लेख होता है। इसमें राष्ट्रपति की जनता एवं सेवा कल्याण का भी उल्लेख होता है। नेक्स्ट है संवैधानिक संरक्षण। संवैधानिक संरक्षण किन किन को प्राप्त है, तो इसको याद रखना है। संवैधानिक संरक्षण आर्टिकल 361 के तहत आता है। ये किन किन को प्राप्त है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख, ये तीनों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, संवैधानिक संरक्षण मतलब क्या होता है अभी बता रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, देखिए, बट उपराज्यपाल, प्रशासक और आमुक्त इसका उल्लेख नहीं है संविधान में, सिर्फ 3 ही है। ठीक है, 3 का भी हम लोग पढ़ चुके, इस सब का उल्लेख नहीं, राज्यपाल, प्रशासक, आमुक्त का। अकॉर्डिंग टू दिस, इसका मतलब क्या हो गया कि संवैधानिक वाला जो संरक्षण देगा उसको मतलब क्या है, कोई भी न्यायालय पद पर रहते हुए इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं कर सकता। ये हो गया संवैधानिक संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 361 में यह भी उल्लेख है कि पद पर रहते हुए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी वह संवैधानिक संरक्षण ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। जो मामला है दीवानी और फौजदारी, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, दीवानी और फौजदारी मामला 2 प्रकार का होता है। तो इसके विरुद्ध यदि कोई भी मामला चलेगा, ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, दीवानी मामलों में 2 माह के पूर्व सूचना देगा, उसके बाद आपको पूछताछ किया जाएगा। और वो आर्टिकल जो 361 में, इसमें यह भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति को हटाने हेतु लाई गई जो प्रस्ताव की जांच जो है न्यायालय को दी जाए तो वो जांच कर सकती है। ठीक है, यदि हटाने हेतु जो महाभियोग वाला जो प्रस्ताव है उसका जांच न्यायालय कर सकता है इसमें। ठीक, नहीं देखते हैं। आर्टिकल 361 जो है वो आर्टिकल 14 का अपवाद है। आर्टिकल 14 का अपवाद है 361, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 61 अभी हम लोग पढ़े थे क्या, 56 में महाभियोग शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ था, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो है 61 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाभियोग शब्द जो केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेख होता है। ये केवल संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेख है, लेकिन इस विधि से बहुत को हटाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो उल्लेख है पार्टिकुलरली वो है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग से हटाए जाने का उल्लेख 56 में, हटाए जाने का उल्लेख 56 में, प्रक्रिया का उल्लेख आपका 61 में है। नेक्स्ट है महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त होती है, दोनों सदन को समान शक्ति प्राप्त होगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर केटी शाह ने प्रस्ताव रखा था कि महाभियोग को पहले लोकसभा में लाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जनता द्वारा होता है, लेकिन इसको नहीं इसको असर नहीं किया गया। नेक्स्ट है जिस सदन में महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन के कुल सदस्य का 1/4 सदस्य अनुमोदित करेंगे उसको। ठीक है, अनुमोदित मतलब क्या होगा, उसको अप्रूवल देंगे। तो अप्रूवल मिलने के बाद उस सदन का कुल सदस्य का 2/3 सदस्य इसे पारित करेंगे। फिर पहले 25% जो सदस्य होगा वो उसको अप्रूवल देंगे, फिर 2/3 जो होगा, ठीक है, उतने सदस्य उसको क्या करेंगे, पारित करेंगे। ठीक है, पारित करने के बाद क्या होगा, एक सदन द्वारा पारित होने पर दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में भेजने से पूर्व आपको 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने पक्ष रखने के लिए किसी और प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य के 2/3 भाग से बहुमत से पारित कर दे, ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सदन द्वारा पारित करने के पश्चात दूसरा सदन यदि प्रस्ताव ना पारित करे तो प्रस्ताव वही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महाभियोग नहीं लगेगा। महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी महाभियोग में भाग लेते हैं, याद रखना है। निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य का कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो महाभियोग प्रक्रिया उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है महाभियोग प्रक्रिया के दौरान भी राष्ट्रपति को सभी शक्तियाँ व विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, सभी शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त है। महाभियोग जो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि कैसा प्रक्रिया, संवैधानिक किस टाइप का प्रक्रिया, न्यायिक है, अर्धन्यायिक है, कैसा है, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने का जिक्र है। राष्ट्रपति का पद रिक्त मतलब क्या, निर्धारित कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होगा तो नए चुनाव 6 माह के भीतर कराने होते हैं। ये भी याद रखना है, कितने माह के भीतर कराने थे, कितने दिन के भीतर, तो 6 माह के भीतर कराने होंगे। इसका जो चुनाव होगा हमेशा पूरे 5 वर्ष के लिए होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, रिक्त कब होगा, तो इसका जो कारण दिया हुआ देखिए, या तो कार्यकाल समाप्त हो गया, या तो त्याग पत्र दे दिया यानी कि इस्तीफा दे दिया, या तो महाभियोग लग गया, या फिर निर्वाचन अवैध घोषित हो गया, फिर उसमें रिक्त हो सकता है, या फिर मृत्यु हो गया। ये 5 ही कारण है जब रिक्त हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रपति का मृत्यु, हटाना, इस्तीफा ये सब यदि होगा तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, ये चीज़ याद रखना आपको, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। बट राष्ट्रपति यदि बीमार है, अनुपस्थित है और सक्षम नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, उसके रूप में कार्य नहीं करेंगे, उसका सिर्फ कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे उन्हें राष्ट्रपति की वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। क्लियर है, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति यदि नहीं है,
राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर कोई वरिष्ठ जज उसके रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।